सत्ता की शुरुआत ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के दूसरे राउंड वाले काउंटडाउन से करेंगे। पश्चिमी एशिया में महायुद्ध वाला काउंटडाउन फिर शुरू हो चुका है। ईरान इजराइल के बीच जंग किसी भी वक्त फिर शुरू हो सकती है। इसकी आशंका इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने हमले के खतरे के बाद अपने नागरिकों को ये चेतावनी जारी की है। वहीं अमेरिका ने इजराइल के लिए ट्रैवल वार्निंग का लेवल बढ़ा दिया है। यानी ये साफ संकेत है कि युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस जंग की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि ईरान में अब भी लगातार धमाके हो रहे हैं। ईरान के कई शहरों में ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिसके बाद ईरान के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तेहरान के पूर्वी इलाकों में धमाके की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद एक इमारत में आग भी लग गई। दोनों देशों के बीच का सीज फायर इन धमाकों की वजह से किसी भी वक्त टूट सकता है, जिसका सबसे बड़ा संकेत ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अमेरिका की एडवाइजरी को माना जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान में भी एक बड़ी हलचल हुई है, जिसमें महायुद्ध वाले संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने अचानक अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रांजिट पर भी रोक है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान को इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक का डर है। और अभी हो रहे छोटे छोटे ड्रोन हमले इसी बड़े हमले से पहले का ट्रेलर है। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य कमांडरों के मारे जाने की खबर है। इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से खामोशी है। ईरान की तरफ से इन हमलों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसे में यह अंदेशा है कि ईरान इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है और इस तैयारी के बाद इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। लेकिन इन हमलों का जवाब देने से पहले ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। चीन की तरफ से उसे 40 फाइटर जेट मिलने की खबर है। वहीं अब ईरान ने रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगे हैं। अगर ईरान को ये एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं तो इजरायली एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ईरान को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा और फिर ईरानी मिसाइलें आसानी से इजराइल में तबाही मचा सकेंगी। लेकिन तैयारी इजराइल की तरफ से भी की जा रही है। इसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने एक्शन प्लान पर चर्चा करेंगे। इस बीच अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई जारी है। लेकिन एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबर यह है कि ट्रंप अब इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 बॉम्बर दे सकते हैं ताकि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सके। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक बार फिर काम शुरू हो चुका है। ये परमाणु रिएक्टर जमीन के नीचे 300 फीट की गहराई में बने हैं, जिन्हें सिर्फ अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह किया जा सकता है। ट्रंप ने हमले का पहले आदेश देकर यह कोशिश की भी थी, लेकिन अब ट्रंप अपना ये बंकर बस्टर ब्रह्मास्त्र इजराइल को सौंप सकते हैं। इसको इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि ईरान पर एक और बड़े हमले की जरूरत है। यानी परमाणु कार्यक्रम न रोकने की ईरान की जिद उसके लिए एक बार फिर भारी पड़ सकती है। इसीलिए अमेरिकी मीडिया की खबर के मुताबिक इजराइल को B-2 बॉम्बर दिए जा सकते हैं। इन B-2 बॉम्बर्स को GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से लैस किया जाएगा। अमेरिका ने अपने बाहुबली B-2 बॉम्बर अब तक किसी देश को नहीं दिए हैं। यानी इजराइल B-2 बॉम्बर हासिल करने वाला पहला देश बन सकता है, जिसकी मदद से इजराइल खामेनेई के परमाणु वाले सपने को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश किया गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर यह बिल यूएस कांग्रेस में रखा है। इस नए बिल में ट्रंप को B-2 बॉम्बर पर ज्यादा फैसलों का अधिकार है। यानी ये बिल पारित होता है तो इजराइल को B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर मिलने का रास्ता साफ होगा। इजराइल की इन तैयारियों के बीच ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मुसावी ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। दरअसल अगर अमेरिका को ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला करना होता है तो इन बॉम्बर्स को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये भी एक वजह है कि अब इजराइल को ही B-2 बॉम्बर मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका अब अपने B-2 बॉम्बर्स को रिटायर कर सकता है। पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि आखिर अमेरिका अपने सबसे ताकतवर और आधुनिक बॉम्बर को क्यों रिटायर करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका B-2 का नया आधुनिक वर्जन B-21 रडार बना रहा है, जो
तकनीक के मामले में B-2 बॉम्बर के ज्यादा आधुनिक है। इसके साथ ही GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस बॉम्ब को इस तरह से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसे टारगेट के नजदीक जाए बिना दूर से ही लॉन्च किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स ये चाहती है कि सुपर हैवी बंकर बस्टर बॉम्ब यानी GBU-57 को ही रिटायर कर दिया जाए। इसकी जगह एक नया बम लेगा जो इस बम की तुलना में कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। जानकारी इस मुताबिक इन नए बंकर बस्टर बॉम्ब का वजन है 10,000 किलो, यानी ये GBU-57 के मुकाबले 4,000 किलो कम होगा, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर होगा। इस बम का नाम अभी सामने नहीं आया है। ये जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि ये कितनी गहराई तक वार करेगा, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि नया बम 200 फीट से ज्यादा नीचे तक तबाही मचाएगा। नए बॉम्ब के लिए खास तौर से B-21 बम वर्षक तैयार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बॉम्बर की मदद से दूर से बम को लॉन्च किया जा सकेगा, यानी ये बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 से ज्यादा हल्का और स्मार्ट होगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे ताकतवर और महंगा जेट माना जाता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसकी जगह भी B-21 रेडर ले लेगा। B-21 रेडर छठी पीढ़ी का आधुनिक बॉम्बर होगा। इसे लंबी दूरी से सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ये B-2 बॉम्बर से आकार में छोटा और वजन में हल्का होगा। साथ ही B-2 से ज्यादा बेहतर स्टेल्थ तकनीक से ये लैस होगा, जिसे पकड़ना दुनिया के आधुनिक रडार के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचने से पूरी तरह से सक्षम होगा। इसकी क्षमता 18,000 किलो से भी ज्यादा पेलोड ले जाने की होगी। हल्का होने की वजह से B-21 की रेंज भी B-2 बॉम्बर से कहीं ज्यादा होगी। इजराइल के पास अगर ईरान के खिलाफ उसके साइंटिफिक प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं, B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बॉम्ब। उसमें भी अगर GBU जैसी क्लास के अगर बॉम्ब मिल जाते हैं तो शायद अपने आप में US के इशारे पर इजराइल वो काम कर सकता है और US बच जाएगा अपनी क्रिटिसिज्म में। तीसरा, अपग्रेडेशन। आई एम श्योर ये अपग्रेडेशन उनको करना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि वो इंक्रीजिंगली रियलाइज कर रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़मीन से नीचे और नीचे चलता चला जा रहा है। सत्ता में अगली खबर उस पाकिस्तान की जो समय और हालात के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर है। इसीलिए वो कभी चीन को अपना बॉस बना लेता है तो कभी चापलूसी के लिए तसल्ली बख्श तरीके से ट्रंप के सामने कालीन की तरह बिछ जाता है। और फिलहाल पाकिस्तान के एजेंडे में अभी सबसे ऊपर अमेरिका का ही नाम है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और उनके बाकी अधिकारी इस वक्त ट्रंप की ऐसे चापलूसी कर रहे हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर चापलूसी का कोई नोबेल होता तो विजेता पाकिस्तान ही होता। और इसके सबसे नए सबूत हैं पाकिस्तानी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, जो इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका के अधिकारियों और सैन्य कमांडर्स के साथ मुलाकात की है। और ये सब कुछ उस वक्त में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले आसिम मुनीर ट्रंप की चरण वंदना करके अमेरिका से वापस आए हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है और मुनीर के बाद ज़हीर अहमद बाबर क्या गिरवी रख कर आए हैं। आपको याद होगा जब आसिम मुनीर अमेरिका गए थे तो उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया था और ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश भी कर दी थी। लेकिन बाबर ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कौन सा सौदा किया है, किन शर्तों पर वफादारी बेची है, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात में डिफेंस सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने अमेरिका में झूठ वाले जो हवाई फायर किए हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाबर सिद्धू ने पहला झूठ कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का शांति प्रिय देश है, जबकि सच ये है कि आज के वक्त में पाकिस्तान आतंकियों का सेफ हाउस है। पाकिस्तान के एयर चीफ ने दूसरा झूठ ये कहा है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जबकि सच अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को पता है कि कैसे पाकिस्तान आतंक और आतंकियों को अपने रिमोट की तरह इस्तेमाल करता है। कूटनीति के जानकार अब पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल के अमेरिकी दौरे को अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं,
क्योंकि सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चरण वंदना में शहबाज शरीफ की कोई चाल है। इन सब के बीच एक बात पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर पैसों की पट्टी चढ़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त टेरर से पहले ट्रेड है और ट्रंप इस वक्त एक देश के राष्ट्रपति से पहले एक उद्योगपति की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें छोटी मोटी डील और बिजनेस के ऑफर देकर अपनी तरफ किया जा सकता है। इसीलिए आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान एयर चीफ की अमेरिकी दौड़ का कोई तो राज है। पाकिस्तान चीन से हथियार ले रहा है और अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। तो क्या इसमें भारत विरोधी लॉबी तैयार करने वाला कोई एंगल है? पाकिस्तान चीन के बाद अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए तैयार है, या पाकिस्तान का मकसद अमेरिका से मिलने वाली सामरिक मदद को दोबारा हासिल करना है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में बंद कर दिया था? क्या पाकिस्तान अमेरिका से हथियारों की सप्लाई चाहता है, या फिर अमेरिका की गारंटी चाहता है जिससे उसके आतंकी कैंपों की हिफाजत बनी रहे? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें भी सुन लेना चाहिए। अमेरिकन स्मार्ट हैं और ट्रंप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है। ये सब जो एयरफोर्स का बात आ रही है, क्यों आ रही है? एक तरफ यूएस ने भारत को बोला है F-35 दे सकता हूँ, ये भी ट्रंप का ही कहना है। अब वो F-35 इंडिया शायद नहीं खरीद रहा होगा, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि देखिए जी अब तो मैं पाकिस्तान को दे सकता हूँ, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ F-16 F-35 दे सकता हूँ। एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, जहाँ यूएस वापस से पाकिस्तान के अंदर बेसेस बनाना चाहता है। एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, और वो बेसेस सिर्फ मुनीर के कहने से नहीं बन सकती, उसमें एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। उससे भी बड़ी बात ये आती है कि जिसको बोलते हैं ना, चाइना को काउंटर करने के लिए, कि वो भी वहाँ पर इसीलिए बेसिस बनाना चाहेगा। आप देखेंगे इससे रिलेटेड विजिट्स और होंगी, स्ट्रैटेजिक सेलिंग होगी, क्योंकि अपने आप में ट्रंप बिजनेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान को सामान चाहिए। वॉर टेस्टिंग कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान के पास हो सकती है। उनके बने हुए जो हथियार हैं यूएस के बने हुए, वो कहाँ पिट सकते हैं? उन्हें मालूम है सिर्फ इंडिया पीट सकता है। इसलिए ये पूरी की पूरी एक टेस्टिंग हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त चीन और अमेरिका के साथ जो कर रहा है, उसे देखकर हमें यूनाइटेड नेशंस में भारतीय डिप्लोमेट का वो बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आईना दिखाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा नाकाम देश है जो अपना वजूद बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है। आज वो बात एक बार फिर सच साबित हो रही है। वैसे आज हम आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका प्रेम सिर्फ पाकिस्तान की ओर से नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान प्रेम वाले तराने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ही मन बजा रहे हैं, और तभी वो कैमरों के सामने पाकिस्तान पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन क्यों? उसकी संभावित वजह भी समझिए। ट्रंप पाकिस्तान के आतंक वाले चरित्र को भूलकर वहां मौजूद खनिजों पर कोई डील करना चाहते हैं। ट्रंप के करीबी पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे, और एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तान को चीन की गोद से उठाकर अपने रिमोट पर नचाया जाए। हालांकि ट्रंप इससे कितना कामयाब हो पाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। सत्ता में लेकिन अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐसी चाहत की जिसमें युद्ध वाले शोले मौजूद हैं, बारूद बेचकर कमाई वाली भूख है। नई रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि युद्ध रहे सदा के लिए, ताकि चीन में बने हथियारों की डिमांड रहे सदा के लिए। आज चीन की इसी महत्वाकांक्षा को हम डिकोड करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे शी जिनपिंग युद्ध तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से हर युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको 4 उदाहरण के साथ ये बताते हैं कि कैसे शी जिनपिंग हथियारों की दुकान खोल चुके हैं, कैसे शी जिनपिंग दुनिया में चल रहे युद्ध में अपनी दुकान से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अरबों की कमाई कर रहे हैं। पहला उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध का। आरोप है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान चीन ने रूस की हथियारों से मदद की। इसकी विस्तृत कहानी आपको आगे बताएंगे। दूसरा उदाहरण है इजराइल ईरान युद्ध का। चीन ने ईरान की मदद हथियारों से की। दुनिया जान चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान से चीनी हथियारों से हमले किए गए। चीन के हथियारों से ही पाकिस्तान अपनी सुरक्षा करता है।
सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि म्यांमार के गृह युद्ध में भी चीन ने वहां के विद्रोहियों की हथियारों से मदद की। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आज अचानक चीन की बात क्यों हो रही है और क्यों ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग हर युद्ध में सिर्फ हथियार बेचने की ताक में रहते हैं। दरअसल सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने 44 देशों को सैन्य उपकरण भेजे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जिन देशों में चीन ने हथियार भेजे हैं वहां पहले से संघर्ष चल रहा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि चीन ने 44 देशों को लड़ाकू विमान भेजे हैं। चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं। चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है। सोचिए, पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल किस लिए करता है? और क्या ये सही नहीं कहा जा रहा है कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखता है? ये नहीं देखता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कौन और क्यों कर रहा है? शी जिनपिंग जो हैं, जो अपनी सत्ता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, वो चीन को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चीन को विश्व शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं, ताकि उससे उनकी जो सत्ता है वो और मजबूत हो और उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता चीन के अंदर बढ़े। ऐसे देशों में जहाँ पर कि चीन के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है, जैसे म्यांमार में है, कुछ हद तक बलूचिस्तान में, कुछ हद तक काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में है, कुछ इलाकों में पाकिस्तान में है, और अन्य जगहों में सैनिक विद्रोह तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक विरोध हो रहा है इसका। तो चीन इन सब के साथ, उसके पास एक ही तरीका है कि जहां उसकी सेना जा सके, जहां उसके लोग जा सके, जहां उसके हथियार जा सके, वो पहुंचाया जाए। दक्षिण एशिया में उसका एक जो प्रॉक्सी है वो है पाकिस्तान। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार में और कुछ देश हैं जिनको कि अपना प्रॉक्सी बनाता है और वहाँ अपने हथियार बेचता है। और चीन की ये भी कोशिश है कि युद्ध हर जगह जारी रहे, ताकि उसकी जो हथियार की जो उद्योग है वो बनता फलता फूलता रहे। अगर आप चीन की हथियार पॉलिसी को सही तरीके से समझेंगे तो ये जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे चीन अपने पड़ोसी देशों को ही युद्ध की आग में धकेल देता है, कैसे चीन पड़ोसी देशों में ही युद्ध का बारूदी बंदोबस्त कर देता है। सही मायने में देखिए तो चीन 4 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए अपना काम करता है। पहला है युद्ध की आग भड़काओ, दूसरा है भर भर कर हथियार बेचो, तीसरा है सैन्य उपकरण बेचकर अरबों रुपए की कमाई करो। मकसद यही है कि पड़ोसी देश युद्ध की आग में जलते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कैसे चीन हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है, ये आपको बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि कैसे दुनिया में चल रहे युद्ध में चीन ने हथियार बेचकर अरबों रुपए की कमाई की है। सत्ता की अगली खबर बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, जिसमें झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान से पार्टी के अंदर राजनीतिक कंपन पैदा हो गई है और बाहरी लोगों को हमला करने का सुनहरा अवसर मिल गया है। दरअसल निशिकांत दुबे से एक पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अगले 20-25 वर्षों तक दिल्ली में कुर्सी खाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस भी उतने ही लोकप्रिय हैं। इन दोनों बातों के अलावा उन्होंने ये भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश में मोदी के नाम पर वोट मिले हैं। मंगलवार को निशिकांत दुबे का ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ और उसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। इस ट्रेलर में बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं वाले डायलॉग को काफी प्रमुखता दी गई है। एक दूसरा ट्रेलर भी चर्चा में आया। इसमें कहा गया है कि उसने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जनता ने उसे अपना बना लिया। पहले योगी आदित्यनाथ पर बयान और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन विपक्ष इस अंदरूनी लड़ाई से काफी आनंद में है। देखिए, उन्होंने कोई ऐसी बात तो अजूबी बात तो कही नहीं है। ये हकीकत है कि जनता जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत से जो है वो भारत की आन बान शान को लगातार जो है वो बढ़ाने के लिए के साथ खड़ी हुई है।
और जो जनादेश है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के जो सोच है और जो संकल्प है और सिद्धांत है उसके प्रति लोगों ने दिया है। आखिर ये जो बड़बोलापन दिल्ली के एक बहुत ही शीर्ष सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, अगर वो एक ऐसी बात पार्टी लाइन के साथ वो बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक अप्रूवल उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जरूर इसके साथ है, जिस बारे में डॉक्टर निशिकांत दुबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस भाषा का इस्तेमाल किया। और सत्ता में अब बिहार आधारित राजनीतिक कुंजी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों थोड़े थोड़े परेशान हैं। और परेशानी की वजह है चुनाव आयोग का एक आदेश, जिसमें कहा गया है कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का री-वेरिफिकेशन होगा। इस आदेश के बीच सत्ता पक्ष ने राजनीतिक एकता का मैसेज देने वाला एक पोस्टर जारी किया है। इसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीर है। इन दोनों खबरों पर सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार है। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं के री-वेरिफिकेशन वाले आदेश की, जिसमें राजनीतिक सिरदर्द की मात्रा काफी ज्यादा है। हालांकि नेताओं से ज्यादा परेशान वोटर हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर री-वेरिफिकेशन का आदेश दिया है, जिसके तहत वोटरों को अपना वोटर कार्ड सत्यापित करना होगा। इसके लिए तय सरकारी दस्तावेज दिखाने होंगे। जिनके पास तय सरकारी दस्तावेज नहीं होंगे उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से सत्यापित नहीं कराया जा सकता है, यानी सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से नहीं होगा। सत्यापन की अंतिम तारीख 26 जुलाई निर्धारित की गई है। वक्त बहुत कम है और चुनाव करीब है। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अब जब चुनाव में सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त है तो चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश क्यों दिया है। बिहार में सत्ता पक्ष इस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। इन सब के बीच आम लोग अब कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। बिहार में वोटर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए किस तरह से अफरा तफरी मची है, TV9 भारतवर्ष ने इसका रियलिटी चेक किया है। आप भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जमीन पर क्या स्थिति है। बिहार में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर्स गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है, यानी कि बिहार के सभी लगभग 8 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण किया जाएगा। गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको भी और आपको अपने पिताजी का भी है? नहीं है। आपका अपना है? नहीं। आपका है? पिताजी का? नहीं। अब जो वोट गिराते रहे हैं, आप तो वोट गिरा लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को देना होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। कहाँ से आएगा? नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है, सास ससुर का। हम लोग का तो बना ही नहीं, कितना बार फॉर्म भरे। देखिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आंगनवाड़ी केंद्र में चल क्या रहा है जरा देखिए। यहाँ पर BLO मौजूद हैं और इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं और लोग जो हैं वो एक एक करके अपना प्रपत्र, जिसे गणना प्रपत्र कहा जाए, इसका क्या नाम है मैडम? गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र, ये है गणना प्रपत्र। ये इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया है, गणना प्रपत्र। और गणना प्रपत्र का ये प्रारूप है और ये बड़ी संख्या में यहाँ देखिए किस तरह से इस मोहल्ले का लेकर के BLOs यहाँ पर पहुँची हुई हैं और डोर टू डोर, हालांकि नाम दिया गया था डोर टू डोर, आपको जाना था डोर टू डोर ही जाना था सर, लेकिन सब यही आ गए। हम जाने लगे तो यही आ गए, तो हम क्या करते, डोर टू बगल सबके हैं, बगल ही के लोग हैं, तो वो लोग खुद चल के आ गए, तो हम नहीं जा पाए। फॉर्म भरे बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है? मेरा खुद का नहीं है, हमको नहीं देंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 1 मिनट, ये BLO हैं, BLO कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है। मैं सबको फॉर्म दे रही हूं और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं BLO साहिबा के पास खुद वो कागजात नहीं है। मेरे पास खुद नहीं है सर, मेरे खुद हट जाएंगे लिस्ट से। हम क्या हो ही ना हो सकता, हम अपना दे सकते हैं, मैट्रिक वाला दे सकते हैं। मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे? पापा तो मेरे है ही नहीं, अब मेरे ससुर भी मर गए हैं, अब मेरी सास भी यहाँ नहीं रहती, तो हम किसका डॉक्यूमेंट्स देंगे? किसका? कोई का नहीं है, न मेरे सास का है, न मेरे पति का है, ससुर का है, न मेरे मम्मी पापा है, कोई नहीं है। आपके पास है कुछ कागजात? नहीं, इनके पास नहीं दिया जाएगा वोट किसी को भी नहीं।
हम लोग इसी तरह रहेंगे। जब हम लोग का नाम हटा दिया जाएगा तो हम लोग वोट किसको देंगे? नहीं देंगे। वैसे बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 2003 की मतदाता सूची के करीब 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं को वेरिफिकेशन और सत्यापन में दस्तावेज नहीं देना होगा। लेकिन जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्या तो है। वैसे कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें वो पत्रकार बनकर अपने ही नेताओं से मतदाताओं के वेरिफिकेशन वाले आदेश पर सवाल कर रहे थे। अब तो जदयू तो लगभग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठी बन गया है। जदयू दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है, वही तो कर चुनाव, यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और वही लोग तो करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है। तो इनके साजिशों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टी जब किसी तरह का आरोप लगाता था तो इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे करके बच जाता था। आम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती थी। पहली बार ऐसी बात हुई है कि आम लोगों के कटघरे में, आम मतदाताओं के कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर। इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू नए नए पोस्टर जारी कर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लगे पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई थी। अब बीजेपी कार्यालय में भी पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर दिख रही है। बीजेपी दफ्तर में लगाए गए नए पोस्टरों पर लिखा गया है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीर है, जो गठबंधन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट रणनीति का स्पष्ट संकेत देती है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्या लगी कि अब बीजेपी के कार्यालय में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। प्रदेश कार्य समिति की कल ही बैठक हुई है और उस बैठक के अगले ही दिन अब देखिए बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक नहीं बल्कि कई पोस्टर्स लगे हुए हैं। पूरा जो प्रदेश कार्यालय है, जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर आपको जो तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, उन तस्वीरों में दिखें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। और ये पहली बार है जब जेडीयू के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्टर के शक्ल में लगी और उसके बाद से 2 दिन बाद से अब नीतीश कुमार का भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कार्यालय में लगा है। अब तो कितने साल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज घाना की संसद को संबोधित किया। ये कहा कि घाना का दौरा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। घाना पूरे अफ्रीका के लिए प्रेरणा का केंद्र है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा से नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। दरअसल घाना पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है।
राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।